जय हिंद। मेरा नाम है प्रबल चौरसिया और मैं भी आप लोगों की तरह एक एमबीपीएससी एस्पिरेंट हूँ। यदि आप भी एमबीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक यूनिट है यूनिट 10, उसमें आपको बहुत ज्यादा डाउट जाता होगा कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग में एक बुक आती है जो है निर्माण आईएएस की यूनिट 10, ठीक है, जिसमें ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश इंग्लिश वेरिएंट भी अवेलेबल है, साथ में मध्य प्रदेश की जनजातियां हिंदी वेरिएंट भी अवेलेबल है। अब क्या होता है, जब कोई एक स्टूडेंट निर्माण बुक को परचेज करता है और जब पढ़ने के लिए जाता है तो बुक को देख के बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है कि इतना ज्यादा कंटेंट आखिर वो एक महीने में कैसे कवर कर पाएगा। मैं आपको रिकॉर्डिंग सिखा देता हूँ कि इस बुक को फिल्टर करके कैसे पढ़ना है या फिर इस बुक को पढ़ने का तरीका क्या है। देखो क्या होता है, जो चीज अपने आप में संपूर्णता धारित करती है ना, उसे लोग गलत ही कहते हैं। जैसे आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि लोमड़ी यदि अंगूर नहीं तोड़ पाई तो उसने क्या बोल दिया, अंगूर खट्टे हैं। वैसे जो निर्माण की बुक को डिकोड नहीं कर पाता, फिल्टर नहीं कर पाता किस प्रकार से पढ़ना है, वो भी ये बोलता है कि निर्माण की बुक में फालतू का डेटा दिया। देखिए, निर्माण की बुक में कोई भी फालतू का डेटा नहीं दिया गया है। ये इसलिए दिया गया है ताकि आपकी समझ बढ़ सके और आपको एक जगह एक सोर्स से दूसरे सोर्स नहीं जाना पड़े। हो सकता है कि आप शॉर्ट में पढ़ लेंगे तो आपको बाद में और ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़े, लेकिन यदि आप इससे पढ़ रहे हैं निर्माण से तो आपको इसके अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो निर्माण की बुक है यूनिट 10, इसको फिल्टर कैसे किया जाए। सबसे पहले मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आपके पास दो चीज होनी चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए सिलेबस की हार्ड कॉपी, जैसे मेरे पास है, और साथ ही साथ आपके पास होनी चाहिए निर्माण यूनिट 10, तभी आप इसको फिल्टर कर पाएंगे। क्योंकि जो सामने से समझ में आता है ना, वो पीडीएफ में समझ में नहीं आएगा। इसमें आपको ओपन कर लेना है क्या, विषय सूची, और आपको सिलेबस रख लेना सामने। सबसे पहले हमको करना सिलेबस रीड। जैसे मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, इसमें टोटल 5 यूनिट बोल लो या 5 टॉपिक बोल लो या 5 पॉइंट्स बोल लो। सबसे पहला पॉइंट है मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो देखिए, ये जो दोनों टॉपिक हैं आपके, है ना, ये दोनों टॉपिक आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड है और ये वाला टॉपिक आपके रिलेटेड है पॉलिटी से। सबसे पहले ज्योग्राफी से कैसे रिलेटेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यदि आप यूनिट 10 पढ़ना चाह रहे हैं तो आपकी एमपी की ज्योग्राफी तगड़ी होनी चाहिए। जैसे कि एमपी में बुंदेलखंड कहां पर है, एमपी में मालवा का पठार कहां पर है, एमपी में निमाड़ का पठार कहां पर है, सतपुड़ा रीजन कहां पर है, मध्य भारत का पठार कहां पर है, सेंट्रल रीजन कौन सा एमपी का। तो जब तक आपका एमपी का मैप क्लियर नहीं है तब तक आपकी जनजातियों का ये टॉपिक, मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल बता देता हूँ, यदि आपको पता है कि सतपुड़ा में, जो सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र है, उसमें मंडला, डिंडोरी, बालाघाट ये जिले आते हैं, तो आपको ये पता रहेगा यदि बेगा जनजाति है तो बेगा जनजाति कहां पे निवास करेगी, बेगा जनजाति सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में निवास करेगी। साथ ही साथ कहां निवास करेगी, जिले का नाम पूछूंगा तो क्या बता दोगे स्पीड से आप, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट। ठीक है, ये जिलों का नाम बता दोगे। इस तरीके से ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस बहुत दूर दूर आते हैं। जैसे यदि एक बुंदेलखंड है ना, यदि एक ऑप्शन बुंदेलखंड है तो ऑप्शन में क्या क्या दे देगा पता है, सतपुड़ा पर्वतीय पठार दे देगा, फिर निमाड़ का मैदान निमाड़ दे देगा, साथ ही मालवा का पठार दे देगा, ऐसे ऑप्शन दे देंगे। तो मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, ये इसके लिए आपको एमपी की ज्योग्राफी मतलब कंप्लीट होना एसेंशियल है। इसके बाद देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आप डिकोड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको बता दूं नेक्स्ट क्या करना है। ये जो जनजातियों संबंधित संवैधानिक प्रावधान, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पॉलिटी यदि आपने पढ़ ली है, यदि पॉलिटी आपने नहीं पढ़ी तो क्या है, आपको सिर्फ कुछ आर्टिकल्स पढ़ने हैं। ये आर्टिकल्स आप सिमिलर आर्टिकल्स हैं, सेम आर्टिकल्स आप पॉलिटी में भी पढ़ोगे और सेम आर्टिकल्स आप यूनिट 10 में पढ़ोगे, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो इस तरीके से ये ज्योग्राफी में टॉपिक कवर हो जाएगा, जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, और जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान आपका पॉलिटी में भी कवर हो जाएगा। इस तरीके से 2 यूनिट कवर होंगी। तीसरे टॉपिक की बात करें, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां, कुमंतु जनजातियां एवं जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। तो देखिए, ये जो जनजातियां हैं, जनजातियों में आपको एकदम ऊपर ऊपर का पढ़ना है, प्रमुख जनजातियां क्या हैं और इनके अंदर में कौन कौन सी आती हैं। जैसे कि भील है, भील में भिलाला, इस टाइप से, और मतलब जितना भी इनकी उपजातियां हैं उनको पढ़ना है आपको। विशेष पिछड़ी जनजातियों में जैसे कि आपका बेगा, सहरिया, भारी हो गया, इनके बारे में पढ़ना है। कुमंतु जनजातियां, बंजारा हो गई, है ना, आपकी कंजर होगी, पारधी होगी, इनके बारे में पढ़ना है। और जनजातियों के कल्याण के लिए योजना है, जनजातियों के कल्याण के लिए जो योजना है उनको पढ़ना है आपको कि जनजातियों के कल्याण के लिए क्या योजनाएं हैं। तो देखिए, ये जो टॉपिक है आपका एससी कल्याण के लिए योजना है, ये आपके इकोनॉमिक्स में भी कवर हो जाएगा। तो यूनिट 10 अपने आप में बाकी जितने भी यूनिट्स हैं उनका निचोड़ है, क्योंकि हमको सबको लिंक करके पढ़ना है। इसके बाद मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य, इसको पढ़ने के लिए जो निर्माण है, निर्माण में एकदम डीप में डेटा दे दिया गया है।
जिसको भी आप पढ़ सकते हैं। फिर है मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य की प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन। ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपका यूनिट 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट 2 में भी ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन और मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। ये जो सिमिलर टॉपिक है ना, ये सिमिलर टॉपिक आपको देखने में कहाँ मिल जाएगा, यूनिट 2 में भी देखने को मिल जाएगा। तो एक तरीके से यदि हम यूनिट 10 की बात करें तो यूनिट 10 जितने भी बाकी यूनिट्स है उनका कलेक्शन है, पूरा कलेक्शन है। और इन कलेक्शन को भाई इस बुक ने बहुत अच्छे से दिया है। यदि जो इस बुक को पढ़ लेगा, इस बुक को डिकोडिंग करना समझ जाएगा, ये है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डिकोड कैसे करना है। देखिए, जो निर्माण है, निर्माण बुक्स काम करती है लगभग 75/25 के रेशियो में। 75/25 के रेशियो कैसा कि मोस्टली ये होता है कि 75% कंटेंट दिया रहता है और 25% जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं। इस तरीके से एक बुक ज्यादा मोटी दिखाई देती है। यदि देखिए आपको बताऊं, यदि ये लगभग 230 पेजेस की बुक है, यदि ये 230 पेजेस की बुक है तो इसमें मान के चलिए आपके 60 से 70 पेजेस सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए होंगे, और ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जो कंटेंट पढ़ना, ये कंटेंट आपको पढ़ना 150। अब पढ़ने का तरीका भी बता देता हूँ। ये आप सिलेबस को साथ में रखिएगा, सिलेबस को साथ में रखिएगा और मैं जो जो बताते जा रहा हूँ इंडेक्स से उसको मिलाते जाइएगा। एक बार चैप्टर भी ओपन कर लीजिएगा और कैसे पढ़ना वो बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। यदि आप ये पढ़ रहे हो, आप ये देख सकते हो अध्याय 1 से 17 पेज में है। सबसे पहले आप एमपी की ज्योग्राफी क्लियर कर लो। यदि आपकी एमपी की ज्योग्राफी क्लियर है तो भाई इमेजिन करते जाओ कि निर्माण में जो जो लिखा है ना, जो जो डेटा लिखा है, अब देखो इसमें ये नहीं पूछेगा कि जिलों में कितने % है, ये पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा कौन से जिले में है। ये कभी नहीं पूछने वाला कि अलग अलग जिलों में कितना % है। तो परसेंटेज याद नहीं रखना है, जनसंख्या आपको याद नहीं रखना है कि इस जिले में इतनी जनसंख्या और जिलों में इतनी जनसंख्या है। बस ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है या फिर सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, सबसे ज्यादा जनसंख्या परसेंटेज वाइज कहाँ पर है और सबसे कम जनसंख्या परसेंटेज वाइज कहाँ पर है। आपको ज्यादा डेटा नहीं करना है, इस तरीके से आपको डेटा फिल्टर करना है। मध्य प्रदेश में जनजातियां समान परिचय में, ये आपको पढ़ना है ज्योग्राफी से रिलेटेड में कि कहाँ पे कौन सी जनजाति है, जैसे कि नॉर्दर्न में कौन सी है, सेंट्रल में कौन सी है, ईस्टर्न रीजन में कौन सी है, सदर्न रीजन में कौन सी है, वेस्टर्न रीजन में कौन सी है। इस तरीके से आपको डेटा कवर करना है, क्योंकि आपको ये ज्योग्राफी एस्पेक्ट में कवर करना है। दूसरा जाता है जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, ये क्या होता है? जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अभी आप पॉलिटी में पढ़ चुके हैं। यदि आप पॉलिटी में नहीं पढ़े हैं ना ये सेक्शन, तो आप इसमें पढ़ लीजिए। देखिए 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो पॉलिटी में अच्छे से पढ़ लो या आप किस में अच्छे से पढ़ लो, यूनिट 2 में अच्छे से पढ़ लो। यूनिट 2 में यदि आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो ऑटोमेटिक पॉलिटी में कवर हो जाएगा। यदि आप पॉलिटी में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ऑटोमेटिक यूनिट 2 में कवर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका डेटा कवर होता जाएगा। अब क्या करना है आपको? अध्याय 1, अध्याय 2 इनको आपको साथ में पढ़ना है, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट है। और इनको पढ़ने के बाद आपको कर लेना है क्या? ऑब्जेक्टिव लगा लेने हैं इनके। ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा मस्ट है ना। अब आप ऑब्जेक्टिव लगा लोगे, ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद आपका यूनिट 1 यूनिट 2 क्लियर हो जाएगा। फिर जब ये दोनों आपको कंप्लीट हो जाए तो आपको एक और दो मतलब एक बार इसका रिवीजन करना है। जो अपना पॉइंट 1 है ना सिलेबस का, ये वाला पॉइंट 1, इसका आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद हम सेकंड टॉपिक में जाएंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां एवं घुमंतु जनजातियां, जनजातियों की कल्याण के लिए योजनाएं। तो देखिए यहाँ पे है 3, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और साथ ही साथ आपकी 14। ठीक है, टोटल कितने चैप्टर हो गए आपकी? टोटल आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। टोटल ये जो सेकंड आपका पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा क्या? 10 चैप्टर। आज आप सेकंड यूनिट देखोगे ऑटोमेटिक आप डर जाओगे। कैसे डर जाओगे भाई कि यार पढ़ना क्या है, इतना बड़ा डेटा है, इतने सारे पेजेस से कैसे पढ़ूंगा, एक दिन में तो कंप्लीट नहीं है। यदि मैं बोल रहा हूँ एक दिन में कंप्लीट हो सकता है, तो कैसे हो सकता है वो बता रहा हूँ। देखो यूनिट एक दिन में कैसे कंप्लीट हो सकता है, उसके लिए सबसे पहले आप यदि निर्माण आयोग से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको एक चीज पता होगी कि निर्माण इस तरीके से जो बॉक्सेस देता है, तो सेकेंड यूनिट कवर करने के लिए इन चैप्टर्स में सिर्फ आपको ये बॉक्सेस पढ़ना है जनजातियों के। इतना बॉक्स पढ़ना है, इतना बॉक्स पढ़ना है, ठीक है, इतने बॉक्स पढ़ने हैं। और ये बॉक्स पढ़ने के बाद यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको ये ऑब्जेक्टिव्स लगा लेने हैं। सेम आपको क्या करना है? सेम आपको चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, 9, 10 इन चैप्टर्स में जो बॉक्सेस हैं आपको उनको पढ़ना है, उनको ऑप्शंस लगाने हैं। साथ ही साथ अन्य प्रमुख जनजातियों को पूरा टॉपिक कवर करना है, उसके ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। और ये जो कल्याणकारी योजना है, वह कार्यक्रम है, इसको पूरा पढ़ के ऑब्जेक्टिव लगाना है। अब योजनाएं के लिए आपको बता दूं, योजनाएं में क्या होता है? योजनाओं का नाम उन्हीं आधार पर रखा जाता है जिनका काम होता है।
सबसे पहले जो एक मैं सेपरेट वीडियो ये बना दूंगा कि योजनाओं को कैसे याद रखना है, ठीक है, उसके लिए भी मैं कलेक्ट से वीडियो डाल दूंगा। तो उसमें आप ये जान जाएंगे कि योजनाओं को कैसे याद रख सकते हैं या योजनाओं को अच्छे तरीके से समझने का तरीका क्या है। सबसे बड़ी चीज याद रखना, यदि आप योजनाएं पढ़ रहे हैं ना, तो वो योजनाओं का जो नाम होता है वो उसी पे उसका मीनिंग समझ मतलब छिपा रहता है, उसका उद्देश्य छिपा रहता है ना। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर सेकेंड यूनिट भी कवर हो जाएगा। अब देखो, अब ये जो है ना मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य, इसके लिए ये जो चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, इनके अंदर का डेटा आपके काम में आएगा। आपने एक दिन पहले मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां, ये चैप्टर खत्म कर लिया था, ऑब्जेक्टिव लगा लिए थे। अब दूसरी बार क्या करना है आपको पता है? आपको उसको पढ़ने से पहले ये सेकंड पॉइंट का रिवीजन करना है। जब सेकंड पॉइंट का रिवीजन करेंगे आपको ना एक पॉइंट मिल जाएगा। क्या पॉइंट मिल जाएगा? कि अब आगे पढ़ना क्या है, आपको बहुत अच्छा डेटा याद हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, गौड़ जनजाति, गौड़ जनजाति में आपने ये चैप्टर पढ़ लिए। अब देखिए, अब इन्हीं को ये इन्होंने निर्माण में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है ना। तो आपको क्या करना है, इनमें जो टॉपिक दिए गए हैं जैसे परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य, उसके रिस्पेक्ट में आपको जो अंदर डेटा दिया है इसको पढ़ लेना है। कितने बार पढ़ना है? सिर्फ एक बार पढ़ना है ना। इस तरीके से आपके यहाँ पे मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार ये अपना पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 कंप्लीट हो जाएंगे और आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जिस हिसाब से बता रहा हूँ उस हिसाब से भी पढ़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम 4 की, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, ये आपकी यूनिट 2 में भी काम में आएंगे। यदि आपको उनको पढ़ना है तो उसको आप एक नेक्स्ट दिन अलग से देंगे। नेक्स्ट दिन क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको पढ़ना है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या था और राज्यों के जो प्रमुख व्यक्तित्व थे वो कौन कौन थे, और साथ ही साथ जो प्रमुख संस्थान है, संग्रहालय, प्रकाशन, ये हम यूजुअली यूनिट 2 में पढ़ते हैं। तो यदि आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेंगे तो यूनिट 2 का आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसमें भी लगभग आपके एक दिन लगेंगे यदि आप अच्छे से टाइम देते हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो यदि आप ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे तो भी मैक्सिमम एक दिन लगेगा, है ना। यदि आप 6 से 7 घंटे देंगे तो भी इनफ है। इसके बाद मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। देखिए, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य क्या है? लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य मतलब जो लोकल एरियाज में जो भी रीति रिवाज प्रचलन में होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। अब लोक संस्कृति में क्या जाते हैं? लोक संस्कृति में जाती हैं आपकी लोक कलाएं। लोक कलाएं जैसे आप जाएंगे, लोक चित्रकला हो गया, उसके बाद आपका जो नॉर्मल अपने रीजनल जो सॉन्ग्स होते हैं, है ना, लोक गायन बोलते हैं जिनको, वो जाते हैं। उसके बाद लोक नाटक हो जाते हैं जिनको लोक नाट्य बोला जाता है। और साथ ही साथ आपके आ जाता है एक और कोई था, ठीक है, लोक गायन हो गया, लोक कथाएं हो गई, लोक चित्रकलाएं हो गई, ये सब हो गया। अब लोक संस्कृति में आपके लोक पर्व हो गए, त्योहार हो गए। अब इनको आपको कवर कैसे करना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये लोक संस्कृति को कवर करने का सबसे इंपॉर्टेंट वे है आपको याद कर लेना हिंदी के मंथ के नाम। हिंदी के मंथ के नाम याद कैसे कर लेना है कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अग्नि, पुष, माघ, फाल्गुन, ये 12 महीने होते हैं हिंदी में। और ये जो लोक संस्कृति के जो पर्व होते हैं वो इन्हीं के हिसाब से डिसाइड होते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको यदि आपको उठाना है निर्माण की बुक, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति का टॉपिक, और आपको फिल्टर करना है। फिल्टर कैसे करेंगे? आपको सॉर्टिंग करके फिल्टर करना है। जैसे हम शॉर्ट करते हैं ना वेबसाइट्स में, वैसे यहाँ भी हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कैसे करेंगे? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अग्नि, पुष, माघ, फाल्गुन, ये जो 12 महीने हैं हिंदी के, इनके आधार पे आपको एक पेज लेना है। पेज में जैसे सबसे पहले आप लिखोगे चैत्र माह। अब चैत्र माह में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, आपको जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, है ना, उनको आपको लिख लेना। और उनमें क्या क्या लिख लेना कि ये बुंदेलखंड, जैसे आपने कोई भी पर्व लिखा, जैसे आपने लिखा नौरता, नौरता के बाद जो लिख दोगे बुंदेलखंड, और जो भी जिसमें भी ये मनाया जाता है आपको वो लिख देना है। सेम आपको पांचों सेम आपको बाकी के रिस्पेक्ट में भी करना है। फिर चैत्र माह है ना, तो उसमें सिर्फ चैत्र माह के लिखना, और जो भी पर्व है, पर्व के बाजू में आप उनके रीजन के नाम लिख दोगे कि वहां पे कौन कौन से रीजन में ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। सेम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अग्नि, पुष, माघ, फाल्गुन, इन 12 तरीके से आप शॉर्ट आउट करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यकीन मानिए यदि आपने इस तरीके से याद कर लिया तो लोक संस्कृति पढ़ने में कभी आपको दिक्कत नहीं जाएगी। दूसरी चीज आप याद रखेंगे कि जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं उसी के डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब जो और जो हम उनका कल्चर है, हमारा कल्चर है, लगभग एक तरीके से मिलता हुआ है। जैसे यदि हम गणगौर पर्व की बात करें तो गणगौर में शिव जी और पार्वती जी की पूजा की जाती है ना। अभी कब पूजा की जाएगी? चैत्र नवरात्रि में पूजा की जाती है गणगौर में। तो आपको ना ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि कैसा है, क्या है, क्यों नहीं, है ना। तो इस तरीके से आप लोक संस्कृति कवर कर सकते हैं। और बात रही लोक साहित्य की, तो लोक साहित्य को तो आपको एक बार रीड करना पड़ेगा। लोक साहित्य आप रीजनल, अब क्या करिए, लोक साहित्य के लिए आप मैप बना लीजिए।
है ना, उसमें आपने क्या करिए, रीजन बना दीजिए, और रीजन बनाने के बाद जितने भी पहले कवि हैं हाँ उन कवि को एरो देके आप उनको बना दीजिएगा। इसके बाद उस रीजन का राइट करिएगा, फिर उसका जो अपने लोक साहित्य के जो रचनाकार है उनके नाम लिखिएगा, उन्होंने क्या क्या लोक साहित्य की रचना करी है लिखिएगा। इस तरीके से आपका यूनिट 10 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये जो मैंने वीडियो बनाई है ना, ये वीडियो मैंने बहुत स्पीड में बोला है इसमें, और मैंने उतने अच्छे से क्या है, मैं ये चाह रहा था कि जितनी शॉर्ट में वीडियो हो सके उतनी शॉर्ट में हो जाए। और देखिए ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आपके पास हार्ड कॉपी होगी निर्माण की यूनिट 10 की और सिलेबस की हार्ड कॉपी होगी, क्योंकि ये बुक को आप इन दोनों को निर्माण की बुक को, निर्माण के इंडेक्स को ओपन करिएगा सामने, और साथ ही साथ जो यूनिट 10 है, यूनिट 10 में जो सिलेबस में जो सिलेबस दिया है उसको ओपन करिएगा, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। यदि आपको ये चीज इस एक बार में समझ में नहीं आ रही यूनिट 10 में, तो वीडियो को कम से कम आप 2 से 3 बार देखिएगा, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आराम से आपको ये टॉपिक कवर हो जाएगा। और इसको पढ़ने में मैक्सिमम 1 हफ्ते आपको लगेंगे यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे। और ये बताऊंगा कि इसमें ना अब यदि ऑब्जेक्टिव पहले लगा लेंगे, निर्माण की बुक से आप ऑब्जेक्टिव यदि पहले लगा लेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, फिर आप उसी की अप्रोच फॉलो करके आप एग्जाम की अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि निर्माण में जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो भी बहुत शानदार ऑब्जेक्टिव है, उनके बाहर क्वेश्चन नहीं आने। अब आप बताओ, एक यूनिट वाइज टेस्ट में लगभग मतलब 100 क्वेश्चंस रहते हैं। अब निर्माण की ये जो अपनी है ना यूनिट 10, इसमें ये उन्होंने कितने दिए हैं, 1000 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं। मतलब यदि आप इन्हीं को लगा रहे हैं ना, तो टोटल आपके मान के चलिए 10 यूनिट वाइज टेस्ट तो आपने नहीं से लगा लिया, सिर्फ यूनिट 6 से लगा लिया। इसलिए इनके जो ऑप्शन वाइज ऑप्शनल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं यदि टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है कि टॉपिक में पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले निर्माण के जो ऑप्शनल है वो लगा लीजिएगा, उसके बाद टॉपिक पढ़िएगा, फिर दोबारा ऑप्शनल लगाइएगा। इस तरीके से आपकी निर्माण की बुक बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। और ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये सिर्फ यूनिट 10 का पढ़ने का तरीका है। यदि आपको बाकी बुक्स के भी पढ़ने का तरीका जानना है कि कितने इफेक्टिव वे में, कितने जल्दी तरीके से उस बुक को खत्म कर दिया जाए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी है नीचे, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको डेली टारगेट दे रहा हूँ कि कहाँ से कैसा क्या कवर करना है। और जब आपको कोई डाउट हो तो आप पर्सनल सेशन में मुझसे वहां पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।